एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि वर्तमान की मौजूदा सरकार जो 400 पार नारे के दम भरते थे, उस नारों की कितनी हकीकत आज जमीन पर उतर चुकी है, यह आप अच्छी तरह देख चुके हैं। 400 पार नारों का दम इस तरह भरा गया था जैसे मानो वो कुछ ऐसा करिश्मा करने वाला है जिसकी उम्मीद यहाँ के गरीब गुरबा मजदूर और तमाम ऐसे लोग, वंचित समाज के लोग, इस कदर से पूरी तरह से नाराज होते हुए दिखते थे। क्या इस सब के बीच जब 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी अटक गई, यानी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहने जाने वाले अमित भाई शाह की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई और नरेंद्र मोदी जी का वो दम 240 सीट लाते लाते पूरी तरह से खत्म हो गई, तो इसे क्या कहा जाए। राजनीतिक गलियारों पे एक अलग चर्चा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि पूरे विश्व में जिस तरह से एक छवि पेश करने की कोशिश की गई थी कि वह विश्व गुरु बनने वाला है, उसकी पोल पट्टी तो भारत की जनता ने खोल दी। खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस तरह विवेक का इस्तेमाल किया जिसकी परिकल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। तो क्या 240 सीट भी जिस तरह से आए हैं, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे एक चर्चा है कि इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी को कैसे आ सकती है। जब मजदूर वोट नहीं दिए, किसान वोट नहीं दिए, वंचित समाज वोट नहीं दिए, अल्पसंख्यक समाज वोट नहीं दिए, तो फिर 240 सीट आए कहां से। यह सब भी सोशल मीडिया पर एक तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल अब इन बातों का कितना असर भारतीय राजनीति पे पड़ रहा है, यह तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 240 और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का दम जिस तरह से धाराशायी हो गई है, उससे तो भारतीय जनता पार्टी को सबक लेने की जरूरत है। कहा जा रहा था कि 80 करोड़ लाभार्थी जिसको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिर्फ 5 किलो अनाज में पूरे महीना चलाना कितना दुश्वार हो रहा है। एक तरफ प्रचंड पूरी तरह से महंगाई कमर तोड़ रही थी और कहा जा रहा था कि 5 किलो राशन को पकाने के लिए आपको 1200 के सिलेंडर लेने पड़ेंगे। यदि आपने आग जलाया, यानी कोयले और दूसरे अलाव से अगर आपने खाना बनाया, तो मुकदमे तक हो सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि 5 किलो फ्री अनाज के लिए 1200 का सिलेंडर उनकी क्या मजबूरी रही है। और किसानों को जिस तरह से दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, यानी उनको बॉर्डर पर रोकने का जो कवायद और जिस तरह से पूरी तरह से कील सड़कों पर लगाए गए, बड़े बड़े बाड़ लगाए गए और इस तरह सेना को लगाया कि किसान दिल्ली में नहीं घुस सके, तो सवाल यह खड़ा है कि अन्नदाता को दिल्ली आने से रोका क्यों जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान हालत के जिम्मेदार कौन से मुद्दे हैं। कुछ लोग तो महंगाई और देश में 205 लाख करोड़ के कर्जे और तमाम पूरी तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग को मान रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से आधा अधूरे राम मंदिर का जो उद्घाटन कर दिया गया, उनका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया और शंकराचार्यों ने जिस तरह से इस पर एतराज जाहिर किया, उसका भी बड़ा असर है। और यहां तक कहा जा रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी, और जिस तरह योगी जी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश को अपने डंडे से हाँकने की कोशिश की। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उनकी मन मर्जी इस तरह से चलाई गई जैसे लोकतंत्र में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो सवाल दो खड़े हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि हिंदुओं को नाराज होने की सबसे बड़ा वजह यह भी है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानती थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई कि अचानक अयोध्या, चित्रकूट और श्याम की नगरी सीकर में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। रामेश्वरम जहां आता है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो सभी धार्मिक स्थलों में हार का कारण यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर
250 करोड़ बीफ कंपनियों के चंदे के बारे में बात की गई, उसका भी असर पूरी तरह से चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों पर यह भी चर्चा है कि 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से चंदा लेने का खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से चुकाना पड़ा, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। यह सब राजनीतिक गलियारों पर इस वक्त में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि इस बार मोदी सरकार के नारे पूरी तरह खत्म हो गई, और अब एनडीए की सरकार पूरी तरह से अमली जामा पहनाने पर कयास लगाए जा रहे। 400 पार नारों वालों का जब एनडीए सरकार बनाने पर इस तरह से समझौते करने पड़े, और सबसे मजबूत एलाई के रूप में जब चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ और नीतीश कुमार 12 सीटों के साथ सबसे बड़े घटक दल के रूप में एनडीए में जब सामने आए, और दोनों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व में क्या कहा था वो भी सोशल मीडिया में काफी चल रहा था। वो स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर के पीठ पर छुरा घोंपा। ये सब आप वीडियो पर देख चुके हैं। और नीतीश कुमार जी के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा जब वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे, वो अभी कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। अमित शाह क्या बोले चंद्रबाबू नायडू के बारे में, और अमित शाह जी ने नीतीश के बारे में क्या बोला, यह सब कुछ राजनीतिक गलियारों पर आसानी से देखा जा सकता है। और इस बीच दोनों महत्वपूर्ण घटक दल जिसके चले जाने से शायद वर्तमान की मौजूदा सरकार गिर जाएगी, उसके मान मनोबल के लिए तमाम कोशिश की गई है, और उनको इस तरह मेहमान नवाजी की जा रही है जिसकी उम्मीद इन लोगों ने भी कभी नहीं की थी। कहा जाता है कि मजबूरी के नाम पर क्या क्या नहीं देखने को पड़ते हैं। बड़े दिलचस्प नजारे हैं। 400 पार नारे का दम पूरी तरह से पिघल गई है, और अब समझौता का खेल चल रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी को और डरा रही है। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी ने बैठक बुलाई तो दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित नहीं हुए। दोनों ने अलग अलग राय कायम की और अलग अलग बहाने जरूर बनाए। तो कहा क्या जाए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धाराशायी हो गई, इस पर जब मंथन होगा तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। और अभी से ही चाहे निषाद की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की दबी जुबान के बाद जो सामने आ रही है, वो तो और भयानक अंदाज की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुर्सी फेंका फेंकी सामने आते हुए नजर आए, और शुभेंदु अधिकारी को पूरे भारतीय जनता पार्टी दोषी मानने लगे कि उन्हीं के कारण पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, तो इसे क्या कहा जाए। और हरियाणा में जो अभी अल्पमत में सरकार चल रही है, उसमें जेजेपी के विधायकों को मनाने के लिए जब मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी जी पूरी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो कहा क्या जा सकता है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह अभी रुकने का नाम नहीं लेगा। जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह भी सामने आते हुए नजर आएंगे। बात तो यह भी चली है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी इस वक्त में काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं मोदी जी से और अमित भाई शाह से। और जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक असहज की स्थिति तो जरूर बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग टीडीपी और जेडीयू के खाते में चली गई है, और उसके बाद बचेगा क्या। क्योंकि बात हो रही है तो गृह मंत्रालय की, बात हो रही है रक्षा मंत्रालय की, और बात हो रही है वित्त मंत्रालय की। यानी वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और रेल मंत्री का विभाग यदि विपक्षियों के माने उनके घटक दलों के पास चले जाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रह गया क्या। क्योंकि ईडी तो वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करती है,
और सबसे बड़ा खेला ईडी के सामने जो समस्या है वो किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। और ईडी को लेकर जिस तरह से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हुए थी और उसी के बनस्पत ही आज जो भी सरकार जो सीटें लाई है उसमें बहुत बड़ा रोल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह विपक्ष के आरोप लगातार होते हुए दिखता है। तो आने वाला समय में यह दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह किस कदर भारतीय जनता पार्टी उससे उबरने की कोशिश करेगा या उसके अंतर खाने की लड़ाई किस चरम पर पहुंच गई है। तो हमारा यह वीडियोज आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।